नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे तत्व की बात करेंगे जो कोयले की कालिक में भी है और हीरे की चमक में भी। हम बात कर रहे हैं कार्बन की। नमस्ते। हमारे पास जो जानकारी है वो एक पहेली से शुरू होती है। हमारे आसपास हर जीवित चीज, हमारा खाना, कपड़े, दवाइयाँ, सब कुछ कार्बन पर आधारित है। हाँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पृथ्वी की पूरी सतह में खनिजों के रूप में ये सिर्फ 0.02% है। सिर्फ 0.02%? जी, और हमारे वायुमंडल में तो और भी कम, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में केवल 0.03%। तो यही तो विरोधाभास है। जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व, लेकिन प्रकृति में इतना कम। बिल्कुल, और यही चीज कार्बन को अध्ययन के लिए इतना आकर्षक बनाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कार्बन में ऐसा क्या खास है कि वो इतनी कम मात्रा में होते हुए भी हमारे पूरे जीवन का आधार बना हुआ है। तो चलिए आज इसी राज को खोलने की कोशिश करते हैं। पहला सुराग शायद इसके जुड़ने के तरीके में छिपा है। यहाँ लिखा है सहसंयोजी आबंध या कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है? देखिए, स्लाइड में इसकी परिभाषा दी गई है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अच्छा। सरल शब्दों में कहें तो जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉन देने या लेने के बजाय आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, मतलब पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो ये बंधन बनता है। और कार्बन ऐसा ही क्यों करता है? वो इलेक्ट्रॉन दिए या ले क्यों नहीं लेता? इसका कारण कार्बन की परमाणु संख्या में छिपा है, जो 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4, मतलब इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब स्थिरता पाने के लिए इसके पास 2 रास्ते हैं। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन खो दें या फिर 4 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लें। दोनों ही मुश्किल लग रहे हैं। बहुत मुश्किल। 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अब बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, और अगर ये 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करे तो इसके 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो उसने एक तीसरा ज्यादा समझदारी वाला रास्ता चुना, साझेदारी का। बिल्कुल। कार्बन इन दोनों रास्तों को छोड़कर साझेदारी का रास्ता अपनाता है। ये अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की दूसरे परमाणुओं के साथ साझेदारी करके इस समस्या को सुलझाता है। और इसी वजह से इसके गुणधर्म भी अलग होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो अंतरा अणुक बल होता है, मतलब अणुओं के बीच का आकर्षण, वो बहुत मजबूत नहीं होता। और क्योंकि इनमें आयन नहीं बनते, ये सामान्य तौर पर विद्युत के कुचालक होते हैं। अगली स्लाइड में सहसंयोजी आबंध के कुछ सरल उदाहरण हैं। चलिए हाइड्रोजन H2 से शुरू करते हैं, जहां एकल आबंध या सिंगल बॉन्ड दिखाया गया है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने एक-एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके H2 अणु बनाते हैं। मतलब दोनों ने एक एक हाथ मिलाया। जी, ये सबसे सरल सहसंयोजी आबंध है। फिर है द्विआबंध, डबल बॉन्ड, जिसका उदाहरण ऑक्सीजन O2 है। इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के 2 जोड़े साझा हो रहे हैं। इससे एक मजबूत द्विआबंध बनता है। और फिर है त्रिआबंध, ट्रिपल बॉन्ड, जो नाइट्रोजन N2 में दिखता है। यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके एक बहुत ही मजबूत त्रिआबंध बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों के 3 जोड़े साझा होते हैं। ये तो बहुत मजबूत बंधन होगा। बेहद मजबूत। और फिर मीथेन CH4 का उदाहरण है, जो कार्बन के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। एकदम। यहाँ एक कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के 4 अलग-अलग परमाणुओं के साथ एक-एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। ये कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करने की क्षमता का बेहतरीन उदाहरण है। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अगली स्लाइड का शीर्षक है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, मतलब वर्सटाइल नेचर। ऐसा क्या है जो कार्बन को लाखों यौगिक बनाने की क्षमता देता है? इसके 2 मुख्य कारण हैं, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है। पहला है श्रृंखलन। श्रृंखलन, कैटेनेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चेन बनाने की क्षमता। कार्बन में कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की एक अनोखी क्षमता होती है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। जैसे एक के बाद एक कड़ी जोड़ते जाना। बिल्कुल, ये एक चेन बनाने जैसा है।
जैसा आप चित्रों में देख सकते हैं, ये चेन लंबी हो सकती है, शाखित हो सकती है, मतलब किसी पेड़ की टहनियों की तरह, या फिर वलय के रूप में भी हो सकती है, एक अंगूठी की तरह गोल। और ये गुण किसी और तत्वों में नहीं मिलता? इस स्तर पर तो बिल्कुल नहीं। सिलिकॉन कोशिश करता है, पर उसकी चेन कुछ परमाणुओं के बाद ही कमजोर होकर टूट जाती है। अच्छा, और दूसरा कारण है चतुर्संयोजकता, टेट्रावैलेंसी। हाँ, जैसा हमने पहले बात की थी, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसका सीधा मतलब है कि ये कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं या किसी दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है। मतलब इसके पास 4 हाथ हैं पार्टनरशिप करने के लिए। सही समझे। और यही इसे बहुत लचीलापन देता है, जिससे अलग-अलग तरह के यौगिक बन पाते हैं। अब बात करते हैं कार्बन के अपर रूप यानी एलोट्रॉप्स की। ये क्या होते हैं? एक ही तत्व के अलग-अलग रूप, जिनके भौतिक गुणधर्म तो अलग-अलग हों, लेकिन रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं। अच्छा, मतलब हैं तो सब कार्बन ही, पर दिखते और काम करते बिल्कुल अलग हैं। जी, स्लाइड में 3 मुख्य अपर रूप दिए हैं: हीरा यानी डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से बने हैं, पर एक दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और दूसरा इतना नरम कि लिखने के काम आता है। और ये सब बनावट का खेल है। हीरे में हर एक कार्बन परमाणु 4 दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक बहुत मजबूत त्रिआयामी मतलब 3D संरचना बनाता है। इसीलिए वो इतना कठोर होता है। और ग्रेफाइट में? ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर जुड़कर षटकोणीय व्यूह बनाता है, मतलब 6 कोनों वाली परतें। ये परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। अच्छा, इसीलिए वो इतना नरम और चिकना होता है। बिल्कुल। और बकमिंस्टर फुलरीन में तो कार्बन के परमाणु एक फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। कमाल है। इसी स्लाइड में हाइड्रोकार्बन का भी जिक्र है। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाँ। ये 2 तरह के होते हैं, संतृप्त यानी सैचुरेटेड और असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड। इनमें क्या फर्क है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिन्हें एल्केन भी कहते हैं, उनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल आयकल आबंध होता है, जैसे कि इथेन। और असंतृप्त? और फिर त्रि आबंध होता है, जिन्हें एल्काइन कहते हैं। इनके उदाहरण हैं इथीन और इथाइन। आगे बढ़ते हैं प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप की ओर। ये क्या भूमिका निभाता है? आप इन्हें कार्बन चेन के लिए एक तरह से पर्सनैलिटी अटैचमेंट समझ सकती हैं। ये कुछ खास परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं जो जब किसी कार्बन चेन से जुड़ते हैं तो उस पूरे यौगिक का चरित्र ही बदल देते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे OH समूह, अगर ये किसी चेन से जुड़ जाए तो वो यौगिक अल्कोहल बन जाता है। स्लाइड में हैलो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो यही समूह तय करते हैं कि यौगिक कैसे व्यवहार करेगा। बिल्कुल। और समजातीय श्रेणी या होमोलॉगस सीरीज क्या है? यह यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। मतलब एक ही परिवार के सदस्य। हाँ, कह सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि श्रेणी में हर अगले सदस्य के बीच सिर्फ CH2 इकाई का अंतर होता है, जैसे मीथेन CH4 के बाद ईथेन C2H6 और फिर प्रोपेन C3H8। अच्छा, तो सब में CH2 का अंतर है। जी। अब आते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों पर। यहाँ 4 मुख्य अभिक्रियाएं दी गई हैं। पहली है दहन, कंबशन। इसका मतलब है ऑक्सीजन में जलना। जब भी कोई कार्बन यौगिक जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है, जैसे मीथेन का जलना जो हमारी प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। दूसरी है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। यहाँ अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। ये ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में होता है। और तीसरी है संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़ता है, जिससे वो संतृप्त बन जाता है। मतलब जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, वहां कुछ और जुड़ने की गुंजाइश है। बिल्कुल, जैसे एथीन से इथेन बनना। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में भी यही अभिक्रिया इस्तेमाल होती है। और चौथी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें एक परमाणु की जगह कोई दूसरा परमाणु ले लेता है, अदला बदली,
जैसे सूर्य के प्रकाश में मीथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया, जिसमें एक हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन जुड़ जाता है। अब अगली स्लाइड में दो बहुत महत्वपूर्ण कार्बन यौगिकों की बात है, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। हाँ, इथेनॉल CH3CH2OH, जिसे आम भाषा में अल्कोहल कहते हैं, ये कमरे के तापमान पर द्रव है, एक बहुत अच्छा विलायक है और सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का मुख्य अवयव है। इसकी मुख्य अभिक्रियाएं कौन सी हैं? दो मुख्य अभिक्रियाएं हैं, एक तो सोडियम के साथ और दूसरी है निर्जलीकरण, जिससे इथीन बनता है। और एथेनोइक अम्ल CH3COOH। इसका सामान्य नाम एसिटिक अम्ल है और इसके 3-4% विलयन को हम अपनी रसोई में सिरका यानी विनेगर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसकी एक खासियत है कि ये ठंडी जलवायु में जम जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी मुख्य अभिक्रियाओं में एस्टरीकरण शामिल है। एस्टरीकरण? हाँ, इससे मीठी गंध वाले एस्टर बनते हैं, जिनका इस्तेमाल इत्र वगैरह में होता है। ये क्षारक और कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करता है। चलिए अब अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे साफ सुथरे हिस्से पर आते हैं, साबुन और अपमार्जक। साबुन काम कैसे करता है? ये बहुत दिलचस्प लगता है। ये बहुत ही आकर्षक है। साबुन का अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। इसके दो हिस्से होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हाँ, एक होता है जलरागी सिरा, हाइड्रोफिलिक हेड, जो पानी में घुलता है, और दूसरी होती है एक लंबी जलविरागी पूंछ, हाइड्रोफोबिक टेल, जो पानी से दूर भागती है और तेल में घुलती है। तो एक पानी का दोस्त और एक तेल का दोस्त, और ये दोनों मिलकर मैल कैसे साफ करते हैं? जब साबुन पानी में मिलता है तो ये अणु एक खास गोलाकार संरचना बनाते हैं, जिसे मिसल कहते हैं। मिसल? हाँ, मिसल। इसमें होता ये है कि जो जल विरागी पूंछ है, मतलब तेल वाली दोस्त, वो तैलीय मैल के अंदर धंस जाती है, और जो जलरागी सिरा है, पानी वाला दोस्त, वो बाहर पानी की तरफ रहता है। अच्छा, तो वो मैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं? बिल्कुल, इस तरह मैल के चारों ओर एक गुच्छा सा बन जाता है, और जब हम पानी से धोते हैं तो पानी बाहरी सिरों को खींचकर अपने साथ बाहर ले जाता है, और उनके साथ अंदर फंसा हुआ मैल भी बाहर निकल जाता है। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो फिर साबुन और अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट में क्या अंतर है? साबुन की एक कमजोरी है कठोर जल, यानी हार्ड वाटर। हाँ, खारे पानी में झाग नहीं बनता। सही। कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से साबुन अभिक्रिया करके एक अघुलनशील पदार्थ बना लेता है, जिसे स्कम कहते हैं। इससे सफाई ठीक से नहीं हो पाती। और अपमार्जक? वहीं अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी रहते हैं, क्योंकि वे ये अघुलनशील पदार्थ मतलब स्कम नहीं बनाते। अच्छा, अंत में एक क्या आप जानते हैं सेक्शन है। इसमें एक बात बहुत दिलचस्प लगी। पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने एक अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट से बनाया था। यह एक ऐतिहासिक खोज थी। इसने उस धारणा को तोड़ा कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही बन सकते हैं। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को सार में देखें तो मुख्य बिंदु क्या होंगे? सबसे पहला तो यही कि कार्बन अपनी चतुः संयोजकता और श्रृंखलन के कारण सर्वतोमुखी है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजी आबंध बनता है। जी। तीसरा, समान प्रकार्यात्मक समूह वाले यौगिकों की श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। और एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल व्यावसायिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण यौगिक हैं। और आखिर में साबुन मिसेल बनाकर सफाई का काम करता है। तो हमने देखा कि कैसे कार्बन, जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में है, जीवन और अनगिनत पदार्थों का आधार बनता है, सरल हाइड्रोकार्बन से लेकर जटिल साबुन के अणुओं तक। आज की इस गहरी समझ के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। कार्बन की श्रृंखलन की जो ये अद्वितीय क्षमता है, उसे देखते हुए भविष्य में वैज्ञानिक कार्बन आधारित ऐसा कौन सा क्रांतिकारी पदार्थ खोज सकते हैं जो हमारी आज की कल्पना से भी परे हों। जैसे क्या हम ऐसे तार बना सकते हैं जो टूटने पर खुद को ठीक कर सकें, या ऐसी दवाइयां जो शरीर में जाकर सीधे लक्षित कोशिकाओं तक पहुंचे? इस पर सोचिए। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।